नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में आज मैं आपके लिए दो चीजें लेकर आया हूं। एक तो दोस्तों हायर पेंशन का डिमांड लेटर किस तरह से आता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बहुत लोग मुझको कमेंट में पूछते थे कि भाई डिमांड लेटर आता कब है, डिमांड लेटर आता किस तरह से, डिमांड लेटर में पूछा क्या जाता है। तो दोस्तों आज उन सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक डिमांड लेटर दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों आज एक ऐसे मुद्दे पर भी बात करेंगे कि डिमांड लेटर में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। दोस्तों जब भी आपको डिमांड लेटर आता है तो उसमें यह लिखा होता है कि आपको फलाना फलाना तारीख तक इतना इतना पैसा जमा करना है। जब आप ये पैसा जमा कर देंगे उसी के बाद ईपीएफओ आपकी अर्जी को कंसीडर करेगा कि आपको हायर पेंशन देना है कि नहीं देना है। अब दोस्तों जब ये पैसा आपसे डिमांड किया जा रहा है तो उसमें और भी कई सारी चीजें होनी चाहिए जो आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए मददगार हो सकती है, जो आपको ये बता सकती है कि भाई ये जो कैलकुलेशन हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो दोस्तों उन सारे मुद्दों के ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ईपीएफओ का जो डिमांड लेटर आता है वो आता किस तरह से, वो दिखता किस तरह का। अब दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक डिमांड लेटर है जो ईपीएफओ रांची के ऑफिस ने इशू किया है। अब दोस्तों ये डिमांड लेटर इशू किया गया था 26 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्लियरली लिखा गया है, डिपॉजिट ट्रांसफर ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री फलाना फलाना विद यूएन फलाना फलाना एंड ऑप्शन एप्लीकेशन सो एंड सो। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट में आपका नाम लिखा होगा, यहां पर आपका यूएन नंबर मेंशन किया होगा और दोस्तों यहां पर आपको एक एप्लीकेशन जो आपने किया था उसका नंबर दिया गया होगा। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिटा दी है क्योंकि दोस्तों मैं किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर पब्लिक फोरम में शेयर नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए दोस्तों प्राइवेसी मेंटेन करते हुए जो काम की इंफॉर्मेशन है वही दोस्तों आपके साथ में डाइवल्ज की जा रही है। और दोस्तों ये जो डिमांड लेटर इशू किया गया है ये इशू किया गया है सेल के किसी एम्प्लॉय को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के किसी एम्प्लॉय को इशू किया गया है। अब दोस्तों ये कंटेंट कहता है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन of the above member has been examined and after verification of all details and records due contribution with interest for pension on higher wages have been calculated. The total due with interest to be remitted to the pension fund on behalf of the employee is 10,34,121. अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन ईपीएफओ के पास गई थी उसकी स्क्रूटिनी हुई, उसका एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट मिलाकर जो ड्यू अमाउंट बनता है एम्प्लॉय का फॉर हायर पेंशन वो बनता है 10,34,121 रुपीज। It is further informed that above employee has rupees 21,85,598 as per joint option as balance in his provident fund account. अब दोस्तों यहां पर ये बोला गया है कि ये जो एम्प्लॉय जिनको ये डिमांड लेटर इशू हुआ है इनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऑलरेडी 21,85,598 रुपए वहां पर जमा है। अब दोस्तों ईपीएफओ ये जब इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि ये एम्प्लॉय अभी भी वर्किंग है, ये अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं। इसीलिए दोस्तों इनके फंड बैलेंस में पैसा अभी दिखा रहा है क्योंकि जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके फंड बैलेंस तो पूरा विड्रॉ कर लिया जाता है तो दोस्तों उनको अपने अकाउंट से पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहां पर ईपीएफओ ने ये जो लेटर इशू किया है ये एम्प्लॉय को इशू नहीं किया है, ये उनके लास्ट एम्प्लॉयर को इशू किया है। मतलब कि सेल को इशू किया है, सेल जहां पर ये एम्प्लॉय अपना अभी का एम्प्लॉयमेंट जारी कर रहा है। और दोस्तों इसीलिए सेल के पास इतना पैसा पीएफ में इनके पड़ा हुआ है और वही से दोस्तों रेमिटेंस लेने की बात यहां पर की जा रही है। The employee has given consent to use accumulation in his PF account for payment of due contribution with interest in the above mentioned joint application. अब दोस्तों जब आप लोगों ने जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म भरा था हायर पेंशन के लिए तो उस वक्त दोस्तों कंसेंट आपसे लिया गया था कि अगर आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट से, अगर आप वर्किंग स्टेज में है तो आपके पीएफ अकाउंट से दोस्तों ये जो रिफंड का पैसा है ये एडजस्ट किया जाएगा। और दोस्तों यहां पर ईपीएफओ ये बोल रहा है कि ऑलरेडी वो एडजस्टमेंट के लिए कंसेंट एम्प्लॉय दे चुका है। However, as a principle of natural justice, the employee is once again requested to confirm his consent to transfer the accumulation in his PF account for payment of due contribution with interest and to deposit balance amount if any. अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ कहता है कि भाई भले ही एम्प्लॉय ने ऑलरेडी हमको परमिशन दे रखी थी लेकिन फिर भी एक बार नेशनल जस्टिस के तहत हमको एक बार पूछ लेना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो एम्प्लॉय अभी भी हायर पेंशन में इंटरेस्ट है, क्या वो अपना पैसा रिमिट करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों ये सवाल ईपीएफओ के दिल में भी क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन लिए गए थे 1-1.5 साल पहले और
ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले जब एप्लीकेशन लिए गए थे, वहां पर एम्प्लॉय का एक डिसीजन हो सकता है कि हाँ मुझे हायर पेंशन चाहिए। फिर दोस्तों बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, प्रो राटा बेसिस का ईपीएफओ ने फॉर्मूला लगाया, ये बताया कि एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते गए। तो दोस्तों क्या आज वो एम्प्लॉय अभी भी इंटरेस्टेड है, ये ईपीएफओ यहाँ पर पूछ रहा है और ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय का मत परिवर्तन हो चुका होगा कि भाई 2023 में मुझे हायर पेंशन चाहिए थी लेकिन 2025 में मुझे हायर पेंशन नहीं चाहिए, तो दोस्तों वो एम्प्लॉय क्या करे? अगर उसके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा डिडक्ट कर लिया जाए तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के तहत पैसा कट करने से पहले एम्प्लॉय से एक बार कंसेंट यहां पर लिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 कहता है further month wise due amount with interest has been calculated and you being the last employer are directed to submit the consent of the employee for transfer of amount standing in PF balance immediately to this office and also deposit the outstanding amount of nil through EPFO employer portal on receipt of consent of the employee। अब दोस्तों ये जो नील का फिगर देख के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ बोल रहा है सेल को कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को बताओ कि हम ऐसा ऐसा पैसा डिडक्ट करने वाले, आपके पीएफ अमाउंट से कंसेंट देना है तो अब दे दे या तो मना कर दे। अब ये काम सेल को करना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ चार्जेस लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं जब भी आप ईपीएस 95 से डील करते हो। अब दोस्तों क्योंकि हायर पेंशन एम्प्लॉय के कहने पर ईपीएफओ दे रहा है, एम्प्लॉय की एप्लीकेशन देने पर दे रहा है, तो दोस्तों यहां पर ईपीएफओ ने पहले भी ये क्लियर किया है कि एम्प्लॉयर से कोई भी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो जो भी चार्जेस होंगे दोस्तों वो एम्प्लॉय के फंड से ही एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए यहां पर नील बैलेंस बोला गया है सेल के लिए कि सेल को कुछ और पैसा अपने अकाउंट से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के तौर पर यहां पर ईपीएफओ को नहीं देना। अब दोस्तों ये जो नीचे आपको टेबल दिख रहा है इसमें आप देखेंगे आपको 3 महीने का दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन दिया है। क्योंकि 26 दिसंबर 2024 को ये डिमांड लेटर इशू हुआ था तो इन्होंने बोला कि अगर आप दिसंबर के एंड के पहले अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपको 10,34,121 रुपए आपको देना है, जो फिगर दोस्तों यहां पर ऊपर भी लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप जनवरी में चले जाते हो, अगर आप जनवरी में पैसा देना चाहते हो तो आपको 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच जब पैसा भरना है तो आपको भरना होगा 10,41,182, मतलब कि 10,41,182 रुपीज। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई है 7,000 की। ये क्यों हुई है? क्योंकि अब वो इंटरेस्ट जो 1 महीने का मिलना था दोस्तों वो यहाँ पर ईपीएफओ ने कैलकुलेट किया। उसी तरह से दोस्तों अगर फरवरी के एंड में ये महाशय पैसे जमा कर देते हैं तो इनको 10,48,243 रुपीज ईपीएफओ को जमा करने होंगे, क्योंकि फिर 1 महीने का दोस्तों यहाँ पर 6 से 7,000 का इंटरेस्ट इनको लग जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ नीचे ये कहता है इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट पेंशनर्स मेंबर्स एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस इज सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट विद इन 3 months। इफ ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट इज नॉट डिपॉजिटेड इन ड्यू टाइम इट विल बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ पेंशन मेंबर नो लॉन्गर बीइंग इंटरेस्टेड इन ऑप्शन फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस एंड अकॉर्डिंगली द डिसीजन ऑन एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन शैल बी मेड। अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ कह रहा है कि अगर 3 महीने के अंदर पैसा ईपीएफओ को नहीं मिल जाता, अगर वो कंसेंट नहीं मिलती है ईपीएफओ को एम्प्लॉय से, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई बंदा जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है हायर पेंशन में। अब दोस्तों यहां पर जब ईपीएफओ ये पॉइंट लिख रहा है तो बहुत वैलिड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस भी दोस्तों है जहां पर 3 महीने हो जाने के बाद एम्प्लॉय के साथ कॉन्टेक्ट किया गया और एम्प्लॉय इंटरेस्टेड था। अब दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा? अब दोस्तों ऐसे केस में एक प्रोविजन ईपीएफओ ने पहले भी दिया था कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो रीजनल कमिश्नर ऑफिस में जा सकता है, वहां पर बात करके एडिशनल 1-2 महीने की दोस्तों यहां पर मोहलत ले सकता है और अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वहां पर वापस देना होगा। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस कितना सरल हो सकता है? बिल्कुल भी सरल नहीं है। अगर आप ईपीएफओ ऑफिस जाएंगे तो ईपीएफओ ऑफिस वैसे भी अभी काम से लोडेड है, क्योंकि हायर पेंशन 2 साल हो गए दोस्तों, वो लोग 1% से ज्यादा हायर पेंशन की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर लोड है, वो उसमें बिजी है। तो दोस्तों आपकी नई रिक्वेस्ट कितने जल्दी एंटरटेन होगी ये पता नहीं। और दोस्तों जो डिमांड लेटर व्यक्ति को पहले महीने में मिल जाना चाहिए था, वो अगर 3 महीने बाद भी नहीं मिला हुआ है, तो दोस्तों आप एक किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि जब बंदा रीजनल कमिश्नर के ऑफिस में जाएगा तो उसको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद में उसका जो भी दस्तावेज बनाने होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जिससे प्रूफ किया जा सके कि वो रीजनल कमिश्नर ऑफिस में गया था और वहां पर उसने सफिशिएंट कॉस्ट दिखाकर रिलीफ लिया है, वो रिलीफ के बाद जो उसको 2 महीने मिले दोस्तों, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये जो दस्तावेज बनेंगे कि जहां से उसको रिलीफ के अगेंस्ट वो पैसा भर सकता है, वो 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों? यहां पर मुझे तो शंका है। बाकी अगर ईपीएफओ ऑफिस बहुत
अच्छे से या बहुत एफिशिएंटली इस बात को ट्रीट कर सके तो एम्प्लॉय को डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए कि एम्प्लॉय को बहुत देर के बाद में, मतलब कि समय निकल जाने के बाद में इंफॉर्मेशन मिली है। अब दोस्तों बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई इंफॉर्मेशन मिलती कैसे? अब ये इंफॉर्मेशन दोस्तों या तो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, या तो दोस्तों आपके ईमेल पे ईपीएफओ की तरफ से मेल आएगा। अब दोस्तों बहुत सारे केसेस में ये मेल नहीं आया हुआ है, और एम्प्लॉयर को क्या होता है कि एम्प्लॉयर को ऐसा अलग से ईमेल नहीं आता है कि भाई आपको ये करना है या आपको ये एप्लीकेशन के ऊपर में प्रोसेस करना है। जो दोस्तों पोर्टल ईपीएफओ ने बनाया था, जहां पर एम्प्लॉयर ने आपकी वेज डिटेल्स अपडेट किए थे, वहीं पर दोस्तों एक अपडेट आ जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी अपने बहुत सारे कामों में बिजी है, और हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने 6-7 महीने पहले ही जो वेज डिटेल्स का काम है पूरा खत्म कर लिया हो, तो वो कंटिन्यूअसली उसको देख नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों जनरली जितने भी एम्प्लॉयर को मैं जानता हूं या जिन एचआर को मैं जानता हूं जहां पर मैंने बात की हुई है, वहां पर ऐसा देखा गया कि ईपीएफओ जिस दिन पेपर पे लेटर इशू करता है, उसके 10 से 15 दिन बाद ईपीएफओ अपने पोर्टल पे उस चीज को लाता है, तो फिर भी सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन बहुत बार एम्प्लॉयर्स उसको मिस कर जाते देखना, या जब तक एम्प्लॉयर देखते और एम्प्लॉय तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेम किसको किया जाए ये बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर गलती ईपीएफओ की है या गलती एम्प्लॉयर की है या गलती एम्प्लॉय की खुद की है कि खुद अवेयर नहीं है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म बार बार खोलकर नहीं देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुद्दा यह है कि अभी भी ऐसी सिनारियो है कि जहां पर डिमांड लेटर एक तो लेट आ रहे हैं, 2-2 साल बाद आ रहे हैं, और डिमांड लेटर आने के बाद में एम्प्लॉय को पता ही नहीं चल रहा है कि उसको डिमांड लेटर आ गया और उसको पैसे भरना है। अब दोस्तों आगे पढ़ते फिर मैं आपको एक और मुद्दे पर आऊंगा। पॉइंट नंबर 6 इसका कहता है, however the wage details provided by the employee and authenticated by the employer will be subject to further verification, and if any irregularity and misrepresentation is noticed, the amount of demand note will be revised. Further, if any illegality and malafide intention is noticed, necessary action will be initiated against the employer as per the provision of EPF and MP Act 1952 and the schemes framed thereafter. अब दोस्तों यहाँ पर EPF बोल रहा है कि आप पहले तो पैसा भर दो, पैसा भरने के बाद में एक बार फिर से आपका जो एम्प्लॉय वेज डेटा है उसको हम फिर से एक बार स्क्रूटिनाइज करेंगे, और स्क्रूटिनाइज करने के बाद अगर हमको लगा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो हम आपको बताएंगे, या अगर आपका कुछ मैलिफाइड इंटेंशन मिलता है तो आपके ऊपर केस ठोकेंगे या आपको इनएलिजिबल कर लेंगे हायर पेंशन के लिए। अब दोस्तों पहले तो 2 साल बाद ईपीएफओ डिमांड लेटर इशू कर रहा है। अब डिमांड लेटर जब इशू कर रहा है तो हवा में तो नहीं कर रहा होगा, डिमांड लेटर इशू करने के लिए जो बेसिस था वो एम्प्लॉय का वेज डिटेल्स ही था। अब उसको देखने के बाद ही दोस्तों डिमांड लेटर बनाया, तो बार बार ये चीज बताने की क्या जरूरत है कि भाई आप फिर से एक बार वेरिफिकेशन करेंगे, फिर से एक बार वेरिफिकेशन करेंगे। भाई 2 साल में जब आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाए तो अब और क्या वेरिफिकेशन कर लोगे? 2 साल की डिले के बाद आपने एक डिमांड लेटर इशू किया, आप कम से कम उसको तो ऑनर कर लीजिए। It is express 7th point कहता है, it is expressly clarified that this demand letter should not be construed as acceptance of the application for joint option for pension on higher wages. Furthermore, it should be understood that this letter does not grant any entitlement or right to pension member for pension on higher wages. भाई आपको अगर डिमांड लेटर मिल चुका है और आप पैसे भरने को तैयार हो तो आपका राइट नहीं बन जाता हायर पेंशन के लिए। ईपीएफओ जब पीपीओ इशू करेगा, पेंशन ऑर्डर जब आपका इशू होगा, तभी दोस्तों उसको पेंशन फाइनल माना जाएगा। It may also be noted that the eligibility for the pension on higher wages shall be subject to the receipt of contribution in pension fund on higher wages till the time of retirement superannuation. It may also be noted that the eligibility for pension on higher wages shall be subject to receipt of contribution in pension fund on higher wages till the time of retirement superannuation. अब दोस्तों क्योंकि ये एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुए तो आज तो इनका कॉर्पस वापस ले लिया जा रहा है, और समझ लीजिए अगर अगले 10 साल में ये महाशय रिटायर होने वाले हैं तो हर महीने इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पेंशन फंड में जाना चाहिए। अब वो दोस्तों अगर वो पेंशन फंड में रेगुलरली नहीं गया तो ईपीएफओ कहता है कि भाई हम हायर पेंशन को बाद में ऑनर नहीं भी कर सकते, नहीं करेंगे नहीं बोल रहा, नहीं भी कर सकते हैं बोलेंगे। अब दोस्तों जो पैसा वापस जाने का सिस्टम है वो तो एक्चुअली एम्प्लॉयर के हाथ में है, क्योंकि पीएफ भी एम्प्लॉयर काटता है और ईपीएफओ में जो पेंशन के लिए पैसा डालता है वो भी एम्प्लॉयर डालता है। तो अगर पेंशन में रेगुलर पैसा जा रहा है तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि एम्प्लॉयर भी पैसा रेगुलरली वहां पर जमा करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयर को ब्लेम किया जाना चाहिए, ईपीएफओ को नहीं। It is explicitly stated that employees provident fund organization shall bear no liability to pay any interest on the amount deposited in relation to this demand notice in the event of said amount being returned due to pension member found ineligible for pension based on higher wages. बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसीलिए दोस्तों ये डिमांड लेटर मैंने आपको पढ़ के बताया।
It is explicitly stated that employees provident fund organization shall bear no liability to pay any interest on the amount deposited in relation to this demand notice in event of said amount being returned to the pension members found ineligible for pension based on higher wages. अब दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ कहता है, समझ लीजिए आज आपने पैसा रिफंड कर दिया और ये महाशय क्योंकि सर्विस में है तो अगले 10 साल अगर ये सर्विस करेंगे तो इनका अभी भी पेंशन से पैसा कट के हायर पेंशन के लिए जाता रहेगा। लेकिन समझ लीजिए इनके रिटायरमेंट के वक्त में अगर ये महाशय किसी भी रीजन से इनएलिजिबल फाउंड हो जाते हैं, समझ लीजिए इन्होंने जॉब कहीं पर चेंज कर लिया हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में चले गए हो, वहां पर अगर आपका जो बेसिक प्लस डीए के ऊपर अगर आपको नहीं मिला, बेसिक प्लस डीए के सीलिंग के ऊपर ही अगर एम्प्लॉयर आपको पीएफ देता है तो हो सकता है कि आप वहां पर इलिजिबल हो जाए। हो सकता है कि आपके सर्विस में डिसकंटिन्यूटी आ जाए जहां पर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसके बेसिस पर दोस्तों आप इनएलिजिबल हो सकते हो। अब दोस्तों अगर ऐसा केस हो जाता है तो ईपीएफओ कहता है कि ये जो 10 साल बाद जब ईपीएफओ को हायर पेंशन देनी थी उस समय पर अगर ईपीएफओ खारिज कर देता है आपकी पेंशन को तो वो पैसा आपको जितना आपने पैसा भरा है उतना वापस किया जाएगा, उसके ऊपर 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों ये बहुत डेंजरस पॉइंट हो सकता है क्योंकि अगर ये पैसा आपके पीएफ में होता तो आपको सालाना 8-8.5% जो आज का करंट रेट चल रहा है वो तो आपको मिलता रहता, लेकिन क्योंकि आपने पैसा हायर पेंशन को वापस कर दिया तो अब वो पैसा नहीं मिलेगा, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हायर पेंशन आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये अभी भी पैसा लेते वक्त ईपीएफओ गारंटी नहीं कर रहा है। और जब आप पैसा निकालेंगे उस समय पे अगर ईपीएफओ कहता है कि आप इनएलिजिबल हो तो आपने जो पैसा दिया उसके ऊपर 10-12 साल दोस्तों जितना भी सर्विस आपका होगा, कुछ लोग तो जवान होंगे जिनकी ऑलमोस्ट 20-20 साल की सर्विस बची होगी, तो दोस्तों उनको इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेचुरल जस्टिस क्यों नहीं ईपीएफओ फॉलो कर रहा है ये मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि उस पैसे पे ईपीएफओ ऐसा तो नहीं है कि आइडली बैठा होगा, उस पैसे के ऊपर ईपीएफओ इंटरेस्ट तो लगाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा ही कमाएगा, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेगा। तो भाई जितना आपने इंटरेस्ट कमाया उतना तो आपको नेचुरल जस्टिस के तहत लोगों को वापस करना चाहिए। आप ये कैसा कह सकते हो कि भाई हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हायर पेंशन देना कि नहीं देना ये आपके हाथ में है, ये ईपीएफओ के हाथ में है कि भाई उनको देना है कि नहीं देना है। और आप अभी नहीं बता पा रहे हो, इतना वेरिफिकेशन आपने कर लिया उसके बाद आप नहीं बता पा रहे हो कि बंदा एलिजिबल है कि नहीं ले, फिर भी आप पैसा ले रहे हो। पैसा लेते वक्त आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि पैसा तो लेना चाहिए, लेकिन जब हायर पेंशन देने की बारी आएगी तब आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। ये कहा का नेचुरल जस्टिस है। अगर ईपीएफओ इसी लेटर में लिखता है कि हम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो प्रिंसिपल को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, ये मेरी गुजारिश रहेगी ईपीएफओ से। क्योंकि दोस्तों अगर 20 साल का किसी को उस अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप सोच नहीं सकते हो लाखों में पैसे का उसका नुकसान होने वाला है। और दोस्तों ये नुकसान एक बूढ़े आदमी के लिए रिटायरमेंट के वक्त में बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और ऐसे झटके खुदा करे कि किसी भी आदमी को ना लगे कि भाई जब वो रिटायर हो रहा है तो सुख शांति से रिटायर हो, टेंशन से रिटायर ना हो, वो बद्दुआ देते हुए रिटायर ना हो कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। तो दोस्तों इस बात की केयर ईपीएफओ ने लेनी चाहिए। यहां पर छोटी सी एम्पैथेटिक अप्रोच आप ईपीएफओ को एम्प्लॉयज की तरफ दिखानी चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश ईपीएफओ एम्प्लॉयज से डेफिनेटली होगी। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि भाई ईपीएफओ डिमांड लेटर किस तरह से इशू करता है, डिमांड लेटर में क्या लिखा है, उसके 1-2 महत्वपूर्ण मुद्दे भी दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जाता है कि ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ये जो फिगर 10 लाख का यहाँ पर ईपीएफओ डिमांड कर रहा है, ये कर किस बेसिस पर रहा है। तो भाई ईपीएफओ कहता है कि भाई जो एम्प्लॉय ने वेज डिटेल्स जो अपलोड किए थे उनके पोर्टल पे, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन किया गया। तो मेरी ईपीएफओ से गुजारिश ये रहेगी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वेज डिटेल्स जो आपको दिए गए वो भी इसके साथ अटैच कीजिए। हो सकता है 20-25 पन्ने के होंगे, लेकिन आपको वेज डिटेल्स अटैच करने चाहिए कि भाई जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने एक ईपीएफओ कैलकुलेटर तो ऑलरेडी बनाकर रखा है जो आपने अपने वेबसाइट पे रखा था, उसी में डाल के दोस्तों आप वहां पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो कैलकुलेशन की शीट एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। ये एम्प्लॉय का यहाँ पर डेफिनेटली राइट बनता है कि भाई मुझसे 10 लाख रुपए यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं और वो किस बेसिस पर किए जा रहे हैं, क्या मेरे वेज डिटेल सही लिए भी है या नहीं लिए, ये भी तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके एक्चुअल वेज डिटेल्स ज्यादा हो और ईपीएफओ ने कहीं ना कहीं पर गलती करके उस वेज डिटेल्स को कम ले लिया, इसलिए दोस्तों आपका डिमांड लेटर भी कम बन रहा है और आपकी हायर पेंशन भी कम बन रही है। ये सिनेरियो डेफिनेटली हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयर और ईपीएफओ के बीच में क्या हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप पोर्टल देखेंगे, पोर्टल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर को एक नोटिस आता है कि भाई आपको वेज डिटेल्स अपलोड करने हैं, एम्प्लॉयर अपने वेज डिटेल्स अपलोड कर देता है।
अगर मल्टीपल एम्प्लॉयर्स का केस है जहां पर मल्टीपल जॉब से बंदा कोई गुजर कर रखा है, तो मल्टीपल एम्प्लॉयर दोस्तों वहां पर अपना अपना वेज डिटेल्स दे रहा है। अब हर एम्प्लॉयर कितना वेज डिटेल्स दे रहा है, किस तरह का दे रहा है और उसके बेसिस पर क्या कैलकुलेशन हो रहा है, अगर ये एम्प्लॉय को नहीं पता है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मार खा जाती है। और जब भी कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करती है तो अटमोस्ट केयर लेनी चाहिए कि भाई आप वहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा दिखाए। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ से मेरी गुजारिश होगी कि आप जो भी वेज डेटा ले रहे हो, जिसके बेसिस पर आपने कैलकुलेशन आया, तो वो कैलकुलेशन शीट भी ऐसे डिमांड लेटर के नीचे आपको अटैच करनी चाहिए, ताकि जो 3 महीने का पीरियड एम्प्लॉय को मिल रहा है वहां पर वो वेरीफाई कर सके कि भाई मैंने जो पैसा मैं भर रहा हूं, जो भी पैसा मैं भरने वाला हूं, वो सही तरह से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और दोस्तों इससे ट्रांसपेरेंसी में बहुत बड़ा इजाफा होगा, बहुत बड़ी हेल्प होगी लोगों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो धीरे धीरे ये वीडियो ईपीएफओ एम्प्लॉयर्स के पास भी, ईपीएफओ एम्प्लॉयज के पास भी पहुंचेगा और वहां पे ईपीएफओ ऑफिशियल इसके ऊपर ध्यान देंगे कि आगे से जो भी डिमांड लेटर इश्यू हो रहे हैं इसके साथ वेज कैलकुलेशंस भी दिए जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर से वो कैलकुलेशंस एम्प्लॉय के सामने रखे जाए और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होकर अपना पैसा ईपीएफओ को रिफंड करें। दोस्तों वैसे तो आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हो, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जब भी मैं बोलता हूं कि आप वीडियो शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग उसको शेयर करना भूल जाते हैं और उसका नुकसान पता है क्या होता है, हमारी जो आवाजें हम उठा रहे दोस्तों, ये आवाजें सही जगह पर नहीं पहुंच रही। क्योंकि ये आवाजें सही जगह पर नहीं पहुंच रही, वो इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रहे। 2 साल से दोस्तों इस ईपीएफओ की जर्नी में, इस हायर पेंशन की जर्नी में दोस्तों मैं आपके साथ हूं। बहुत सारे मुद्दे मैंने उठाए, लेकिन कितने मुद्दे ईपीएफओ के कान पर पड़े मुझे डाउट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो। वीडियो शेयर इसलिए नहीं करना है कि इसकी वीडियो के व्यूज बढ़े। दोस्तों व्यूज बढ़ने से पता है इतना सा फायदा होता है, किसी को भी कुछ खास नहीं होता। मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, थोड़े से लोग और ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, थोड़े से लोग और ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं जो भी काम मैं कर रहा हूं उसके बारे में। लेकिन दोस्तों जब ऐसे मुद्दे सही जगह पर पहुंचेंगे तब दोस्तों पूरी जनता को जो फायदा होगा, इवन उन लोगों को जो फायदा होगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, इवन उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे। क्योंकि दोस्तों आवाज उठाने वाले बहुत कम है, सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम है। और अगर सीनियर सिटीजन इस तरह की वीडियो को नहीं वायरल करेंगे, इस तरह की वीडियोस को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो दोस्तों फिर ये आवाजें पहुंचेंगी कैसे। तो दोस्तों ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं आपको हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊं, आपके मुद्दे सही तरह से उठाऊं, उतनी जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों की भी बनती है कि जब ऐसे मुद्दे उठाए जाए तो उसको सर्कुलेट किए जाए ताकि वो सही फोरम पे पहुंच सके। अब दोस्तों जब हम डिमांड लेटर की बात कर रहे हैं तो डिमांड लेटर में एक और चीज देने की जरूरत है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बिना डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों वो इंफॉर्मेशन पता है क्या है कि भाई अगर आप इतना इतना पैसा ईपीएफओ को वापस करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी कितनी, आपको एक्चुअल में एरियस मिलेगा कितना। क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए ईपीएफओ वापस किए, एक सीनियर सिटीजन है जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए ईपीएफओ को वापस किए। अब वो वेज डिटेल्स की बेसिस पे कैलकुलेट हुए। अब दोस्तों उसी वेज डिटेल्स की बेसिस पे इसी लेटर में क्या पेंशन का अमाउंट देना ईपीएफओ के लिए इम्पॉसिबल टास्क है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेंशन अमाउंट तो स्टैटिक है। अगर कोई बंदा अगर ऑलरेडी रिटायर हो चुका है तो उसका पूरा 58 साल तक का डेटा जो है, 58 ईयर्स तक का जो डेटा है वो उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब दोस्तों उससे पेंशन कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। अगर वो यहाँ पर क्लियरली बता दे कि आप इतना पैसा रिफंड करने के बाद आपकी इतनी पेंशन बनेगी, और आज की डेट में जैसे इन्होंने 3 कॉलम्स दिए हुए ना कि भाई दिसंबर तक आपको इतना पैसा भरना है, जनवरी तक आपको इतना पैसा भरना है, फरवरी तक आपको इतना पैसा भरना है, तो भाई इतना पैसा अगर आप भरेंगे तो आपको इतना इतना एरियस भी मिलेगा। क्योंकि एरियस के ऊपर तो वैसे भी आप इंटरेस्ट नहीं देने वाले हो, आपको तो बस पेंशन अमाउंट ऐड करते जानी है। अगर वो फिगर भी आप दे दोगे दोस्तों तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। आपको ये पता चल सकता है, समझ लीजिए कुछ ऐसी केस है कि जहां पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने के बाद में 6 लाख रुपए तो एरियस में वापस आ जा रहा है। तो भाई एम्प्लॉय को क्लैरिटी होगी कि एम्प्लॉय को एक क्लैरिटी होगी, बहुत बेसिक तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का डिफरेंस उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है कि नहीं। 10 लाख अगर अरेंज करके दे देता है तो जब भी उसकी पेंशन शुरू होगी तो 6 लाख रुपए उसको वापस आ जाएंगे। दोस्तों इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आप हंसते हंसते पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों अगर आपको पता होगा कि भाई हर महीने मुझे कितनी पेंशन मिलने वाली है, तो आपको बाकी का ब्रेक इवन निकालने के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि भाई जो 4 लाख रुपए बचे हुए हैं वो 4 लाख रुपए कितने महीने में रिकवर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इससे एम्प्लॉय को बहुत सुविधा हो सकती है। अब ये डेटा जब रेडीली अवेलेबल है तो ईपीएफओ डिमांड लेटर में इस पेंशन के अमाउंट को और एरियस के अमाउंट को क्यों नहीं डाल रहा है, मेरा बेसिक सवाल यहां पर यह बनता है। और दोस्तों ये न डालने का कोई कारण भी नहीं है।
क्योंकि आप देखिए, आप किसी भी पॉलिसी को खरीदते हैं, समझ लीजिए आप कोई पेंशन प्लान बाहर से खरीदते हैं, तो पेंशन पता है वो पेंशन प्लान वाला आपको बहुत क्लियर कैलकुलेशन करके देगा कि देखिए साहब आप हर महीने इतना इतना पैसा दीजिएगा और हर महीने देने के बाद में इस उम्र से आपका इतना इतना पेंशन शुरू हो जाएगा। और इतना पेंशन जब आपका शुरू हो जाएगा तो भाई इतने इतने साल तक अगर आपको पेंशन मिलते रहती है, अगर आप वहां तक जिंदा रह जाते तो आपका ब्रेक क्यों ना जाएगा। तो दोस्तों ये जब प्राइवेट कंपनियां कर पा रही है तो ईपीएफओ क्यों नहीं कर पा रही है। ईपीएफओ के पास तो पूरा डेटा भी है, आज के तारीख में आपको बता सकती है कि आपको कल से कितनी पेंशन मिलेगी। और दोस्तों एक टेंटेटिव पीरियड भी यहां पर ईपीएफओ को देने की जरूरत है कि भाई अंदाजा कब तक पेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जिनके पास आज कैश नहीं होगी, वो लोग लोन ले लेके दोस्तों ईपीएफओ को पैसा वापस करेंगे। तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि 2 महीने बाद मेरी पेंशन शुरू होगी कि 6 महीने बाद मेरी पेंशन शुरू होगी। वहां पर ऐसा इनडिफिनिट डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे। आप 1 साल तक भी उस पैसे को होल्ड करके रख सकते थे, आप 1 साल तक भी पीपीओ होल्ड करके रख सकते थे, आप पेंशन नहीं स्टार्ट कर सकते थे अगर आप एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते। लेकिन क्योंकि आप जो डिमांड लेटर देते हो उसमें जो पैसा बोलते हो रिफंड करने का, उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगते हो, लेकिन जो एरियर्स देते हो उसके ऊपर दोस्तों आप इंटरेस्ट नहीं देते हो। तो ईपीएफओ जब एरियस के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो ईपीएफओ को टाइम बाउंड मैनर में यहां पर काम करने की जरूरत है, और वो टाइम लिखित में होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं हो सकती। दोस्तों जब मैं मेरे वीडियोस के कमेंट देखता हूं तो बहुत सारे लोगों ने तो ये बताया कि 1 साल हो गया उनको, उन्होंने लास्ट नवंबर में ही पैसा जमा कर दिया, उनको डिमांड लेटर आ गया था, लेकिन आज तक दोस्तों उनकी पेंशन शुरू नहीं हुई है। अब उन लोगों ने जिन्होंने लोन लेके इस पैसे को डिपॉजिट किया था वो लोग अपना गुजारा कैसा करें, भगवान इसका मालिक है। तो दोस्तों यहां पर 3 चीजें इस वीडियो के तहत मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहूंगा कि भाई ईपीएफ को डिमांड लेटर के साथ में वेज डिटेल्स ट्रांसफर मैनर से देनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों एरियस कितना मिलने वाला है वो भी बता देना चाहिए, क्योंकि उसका फिगर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी पेंशन अमाउंट कितनी बनेगी वो भी यहां पर बता देनी चाहिए। और टेंटेटिवली दोस्तों इस पेंशन ऑर्डर को इशू करने के लिए अराउंड कितना समय लगेगा वो भी दोस्तों यहां पर बता देना चाहिए। क्योंकि समझ लीजिए अगर ईपीएफओ ने 10 लाख रुपए किसी एम्प्लॉय से वापस ले लिए और 2 साल बाद वो बोलता है कि नहीं 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 अब आपका पेंशन ऑर्डर इशू नहीं हो सकता, अब हम आपको पैसा वापस कर देते हैं, तो दोस्तों पैसा तो वापस हो जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉय ने लोन लेकर वो पैसा वापस दिया था ईपीएफओ को, वो सीनियर सिटीजन जो 2 साल तक इंटरेस्ट भरेगा उसका क्या होगा। उसकी तो उम्मीदों पे पानी फिर ही गया, उसके जेब से इंटरेस्ट भी चला गया, और वो इंटरेस्ट जिसके ऊपर उसको 2 कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। अब दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब दोस्तों ऐसे वैलिड मुद्दे मैं आपके सामने उठा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। लकीली भगवान ने मुझे रहमत दी है कि मैं वो इशू देख पाऊं और आपके सामने रख सकूं। तो दोस्तों इस जो सुविधा हमको मिल रही है जहां पर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह की वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ईपीएफओ एम्प्लॉय कोई आपके दोस्त है दोस्तों उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे फीडबैक दोस्तों नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक नहीं आता है। तो जब आप ऐसे फीडबैक सर्कुलेट करेंगे तो दोस्तों को फायदा होगा। अगर मैंने दोस्तों इस वीडियो में कुछ मुद्दा छोड़ दिया तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है मैंने कुछ मुद्दा गलत उठा लिया, वो भी दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में से सवाल पूछते हैं तब कहां जाके मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि कुछ वीडियो पे लोगों ने बोला था कि भाई डिमांड लेटर आता कैसा, हमने तो आज तक देखा नहीं, तो आज का ये वीडियो बना है उनकी डिमांड के ऊपर। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कहां से कि लोगों को नहीं पता है कि डिमांड लेटर दिखता कैसे, ये दोस्तों कमेंट देखकर ही पता चले। तो जब आप कमेंट में अपना दिल खोल के रखते हो, अपने दिल की बातें वहां पर लिखते हो, अपने ओपिनियन लिखते हो, अपने व्यूज लिखते हो, तो दोस्तों हमको फायदा होता है उससे ये बात समझने के लिए कि लोगों को क्या चाहिए, और दोस्तों फिर वैसा ही कंटेंट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी होगी तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर आपको ये वीडियो सच में वैल्यूएबल लगा है तो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मुद्दा छोड़ दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए एक नए डिस्कशन का वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।